सिद्धार्थ वापस दिल्ली से चला गया था। वो 8 बजे तक अपनी वर्क लोकेशन पर आ गया। वो इतना सफ़र करके भी पूरी एनर्जी में था। वो सांझ से कुछ बातें क्लियर करके आया। अब उसके दिल पर बर्डन नहीं था इतना, लेकिन उसे याद तो आ रही थी सांझ की। दिल तो कर रहा था बात करने का, बट अब तो खुद ही उसने वो फैसला लिया। वो पीछे तो नहीं हट सकता था। बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद तो वो सांझ को खुद से दूर एक दिन के लिए भी नहीं भेजेगा। सिद्धार्थ की टीम काम में लगी हुई थी। सिद्धार्थ इंटीरियर डिजाइनर था। वो किसी का ऑफिस डिजाइन कर रहा था और डिजाइन में सिद्धार्थ के दिमाग का कोई मुकाबला नहीं किसी से। उसकी इसी क्वालिटी की वजह से वो 5 से 6 साल में ही उसका नाम इतना सक्सेसफुल हो गया। उसके बनाए हुए डिजाइन्स बहुत अच्छे होते हैं और वो हेल्प भी नहीं लेता था किसी से। सिद्धार्थ अपने हर प्रोजेक्ट का डिज़ाइन खुद बनाता था, फिर टीम के साथ मिलकर उसे अच्छे से एग्जीक्यूट करता था। सिद्धार्थ इंदौर से आकर सीधा काम में लग गया। उसका मैनेजर वहीं पर था और ऑफिस की टीम भी। सिद्धार्थ की एब्सेंट में जो भी काम हुआ सिद्धार्थ ने जाकर ही चेक किया। वैसे तो उसे अपनी टीम पर पूरा भरोसा था, बस ऑनर होने के नाते फर्ज तो बनता है उसका सब जगह नज़र मारने का। उसने खुद को काम में जानबूझकर बिजी कर लिया कि उसे सांझ की याद न आए। वहीं सांझ भी उदास सी थी। जब से सिद्धार्थ गया था सांझ ने किसी से ज़्यादा बात नहीं की। सौरे खेल रहा था, बस उसके पास बैठी रही। सिद्धार्थ की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। आज एग्जाम देकर आई थी, कल छुट्टी थी उसे। नेक्स्ट एग्जाम परसों था। सांझ का आज पढ़ने का बिल्कुल मूड नहीं था। उसके नेचर के हिसाब से सबको सांझ नॉर्मल ही लगी। रात के डिनर के बाद सांझ सौर्य को लेकर ऊपर आ गई। उसे नाइट सूट चेंज करवा कर वो उसे गोद में लेकर बैठ गई और छाती से लगा सुलाने लगी। सौर्य को भी नींद आ रही थी। आज दोपहर को भी वो नहीं सोया था। सांझ बेड पर बैठी सौर्य को गोद में लेकर सहला रही थी, साथ में किसी सोच में डूबी हुई थी। उसका दिल नहीं लग रहा था। सांझ की नज़र फ़ोन पर गई, लेकिन वो फ़ोन भी नहीं कर सकती थी। सांझ को रोना सा आने लगा। सांझ ने अपना फ़ोन हाथ में लिया और उसे ऑन कर लिया। वॉलपेपर पर लगी सिद्धार्थ की फ़ोटो देखने लगी। सांझ की आंखों से आंसू बाहर आ गए और बोली, जी हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या बात करेंगे आपसे, कैसे बता पाएंगे कि हमारे दिल में क्या है। पता नहीं आप क्या समझेंगे। अगर हमारी शादी ऐसे ना हुई होती तो हम सब कुछ बताते आपको, लेकिन अब हमें डर लगता है कि कहीं हमारा दिल दोबारा न टूट कर बिखर जाए। जैसे आपने हमारे साथ शादी करने के लिए मना कर दिया था, हमें जानने तक की कोशिश नहीं की। हम ही जानते हैं हम कैसे उभरे उस चीज़ से। अब दोबारा हम कोई उम्मीद नहीं पालना चाहते। सांझ को रोना आ गया, लेकिन उसने अपना मुंह बंद कर लिया कि सौर्य उसका रोना सुनकर ना उठ जाए। उसने जैसे तैसे खुद को थोड़ा नॉर्मल किया और फिर सिद्धार्थ की फ़ोटो को देखकर बोली, हमारे साथ तो वही हुआ जो सबने हमारे लिए डिसाइड कर दिया। हम किसी को हमारी फीलिंग नहीं समझा पाए, ना ही अपनी फैमिली को, ना ही कभी आपको। हमें तो यह तक नहीं पता था कि हमारी शादी की बात आपसे नहीं आपके भाई से हो रही है। हम पागल यह सोच सोच कर खुश हो रहे थे कि आप हमें देखने आ रहे हैं। सब ने बस यही बताया कि वनराज अंकल अपने बेटे को लेकर आ रहे हैं हमारे रिश्ते के लिए। ना ही हमने जानने की कोशिश की और ना ही किसी ने हमें बताया कि आपकी जगह वहाँ आदित्य होंगे। सांझ फिर रोने लगी। आज पहली बार सिद्धार्थ की बातें सुनकर उसे अपनी फीलिंग्स भी बाहर निकालने का मन हुआ। सांझ फिर सौर्य को देखी, वो सो गया। फिर उसने उसे लेटा दिया और झुककर उसके गाल पर किस कर दिया और उसके ऊपर कंबल उठाकर वो अपना फ़ोन लेकर बेड से उठ गई और सोफे पर आकर बैठ गई। सांझ ने फिर सिद्धार्थ की फ़ोटो देखी और बड़ी आंखों से देखते हुए बोली, हम तो शुरू से बस आपसे शादी करना चाहते थे। हमने कई बार सुना था कि हमारी फैमिली भी हमारी शादी आपसे करवाना चाहते हैं। कहीं न कहीं हमारे जहन में यह बात बैठ गई। फिर जब 1.5 साल पहले हमने आपको एक पार्टी में देखा तो हमारे दिल में आपका चेहरा छप गया। आपने तो हमारी तरफ देखना भी ज़रूरी नहीं समझा और चले गए पार्टी से हमारा दिल अपने साथ लेकर। बस पापा से मिलकर आप चले गए। हम वही साइड में खड़े थे। आपने एक नज़र भी नहीं घुमाई हमारी तरफ। हमारी तो नज़रें रुक गई थी आप पर। फिर जब पापा ने बताया आप वनराज अंकल के बड़े बेटे हो, हमारा दिल बाहर आने को हो गया। हमें सोचकर इतनी खुशी हुई कि जब भी हमारी शादी होगी आपसे होगी। हमने तो आपको अपने दिल में तभी बसा लिया। हमने हमेशा से बस आपके ही सपने देखे। आपका चेहरा हम कभी नहीं भूल पाए 1.5 साल में।
वनराज अंकल और जानवी आंटी के आने की खबर सुनते तो हमारा दिल बाहर आने को हो जाता कि शायद आप भी आएंगे। हम वहाँ उनके पास सिर्फ आपकी बातें सुनने के लिए ही बैठते थे। जब वनराज अंकल आपकी तरक्की के बारे में बताते हम बहुत खुश होते थे। हमने तो खुद को आपके नाम के साथ जोड़ लिया था। हमारे लिए आप ही हमारा प्यार थे और हमारे होने वाले पति भी। बोलते बोलते सांस की आंखों से आंसुओं की धारा बाहर आ गई। उसने फिर आंसू साफ किए और बोली, फिर जब माँ पापा ने हमारी शादी की बात की, उन्होंने बताया कि वनराज अंकल के बेटे से वो बात करना चाहते हैं हमारी शादी की, तब उन्होंने कहा था कि आपके लिए हमारा रिश्ता भेज रहे हैं। हम बता नहीं सकते थे हमें कितनी खुशी हुई थी। 1.5 साल से हम जिस पल का वेट कर रहे थे वो हमारे सामने आ रहा है। लड़कियां तो 16 सोमवार के व्रत रखती है अच्छे पति के लिए, लेकिन हमने सिर्फ आपको पाने के लिए 1.5 साल हर सोमवार का व्रत रखा और हर व्रत में सिर्फ आपको मांगा। जब माँ पापा ने हमसे मर्जी पूछी तो हमने बिना कुछ जाने हाँ कर दिया। हमें तो बस इतना पता था कि हमारी शादी आपसे करवाना चाहते हैं सब, तो हमें लगा था आप ही हमें मिलने आएंगे। ना ही हमने किसी से पूछा और ना ही किसी ने बताया कि आपकी जगह आपका भाई आ रहा है, नहीं तो हम कभी हाँ नहीं करते इस रिश्ते को। सांझ बेचारी फिर रोने को हो गई। वो बच्चों की तरह रोते हुए बोली, हम तो आपका इंतज़ार कर रहे थे, आपके लिए तैयार हुए थे। हमारा दिल जानता है हम कितनी बेसब्री से इस पल का वेट कर रहे थे। आपसे हमारी मुलाकात होगी, पहली बार हम बात करेंगे, आप हमारी तरफ देखेंगे। लेकिन जब हमने वहाँ आपकी जगह आपके भाई को देखा, हमारी जान ही निकल गई। हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। हमारा दिल कर रहा था हम भाग जाए वहाँ से, लेकिन हमारी फैमिली खुश थी। सब वहाँ खुशी से बातें कर रहे थे, बस हमारा ही दिल टूटा हुआ था। आप क्यों नहीं आए? हमारे दिल में बस यही चल रहा था। हमने आदित्य को देखा भी नहीं, उसके बाद हम सोचना भी नहीं चाहते थे यह सब। हम तो आपसे प्यार करते थे, आपके साथ शादी के सपने देखते थे और आपके ही घर आपके भाई के साथ शादी करके कैसे। सांस का सब्र टूट गया। वो मुंह पर हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगी। बेचारी अपने दिल में क्या क्या लिए बैठी थी यह तो पता ही नहीं था किसी को। सांझ रोते हुए बोली, हम आदित्य से कभी शादी नहीं करना चाहते थे, कभी नहीं। हमें बस आपसे शादी करनी थी, लेकिन हम अपनी फैमिली के चेहरे की खुशी देखकर बोल ही नहीं पाए। उनकी खुशी छीनने की हमारी हिम्मत ही नहीं हुई। हम कह नहीं पाए किसी से हमें आदित्य से नहीं आपसे शादी करनी है। उस टाइम हिम्मत ही नहीं हुई हमारी कुछ बोलने की। जब हमारा रोका हो गया, ऐसा लगा किसी ने हमारी जान निकाल ली। हम बेबस हो गए उस टाइम। फिर हमें भाभी ने बताया कि आपने मना कर दिया था, इसलिए आपके छोटे भाई से रिश्ता हो रहा है। यह सुनकर हमारा दिल टूट गया। हमें यकीन ही नहीं हुआ। आपने हमसे मिलना भी ज़रूरी नहीं समझा। हमारे साथ ऐसा भी होगा हमने कभी नहीं सोचा था। हम भगवान को भी कोस रहे थे। हमने तो आपको हमेशा सच्चे दिल से ही मांगा था उनसे। सांझ बच्चों की तरह रो रही थी, भले ही सिद्धार्थ की फ़ोटो के सामने ही, लेकिन अपना दिल तो खोल रही थी। सांझ बड़ी मासूमियत से अपने आंसू साफ कर रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की नदियाँ बह रही थी। वो रोते हुए बोली, जी यकीन मानिए, हम भगवान जी से यही मांग रहे थे कि आदित्य से शादी होने से पहले ही हमें कुछ हो जाए। काश हम मर ही जाए, हम कैसे फेस करेंगे आपको। हमारे लिए तो मौत से बदतर हो जाएगा, लेकिन शायद भगवान जी ने सुन ली हमारी। मंडप में आपको देखकर तो हमारी सांसें ही रुक गई। खुद को यकीन दिलाने में ही बहुत टाइम लग गया। हम पहले तो खुद को बहुत देर तक यकीन ही दिलवाते रहे कि सच में आपसे हुई है हमारी शादी। 1.5 साल बाद जब मंडप में देखा आपको, हमारी रूह को जैसे सुकून मिल गया हो। आपका चेहरा तो हम मरते दम तक नहीं भूलते। हमें यकीन करने में ही बहुत देर लग गई। हमारी शादी कब हुई हमें तो यह भी याद नहीं। हम तो बस ख्यालों में ही खोए हुए थे कि यह कैसे हो गया। शादी होने के बाद हमें यकीन हुआ कि सच में हमारी शादी आपसे हुई है। हम तो इतने खुश थे कि बता नहीं सकते थे। फिर हमें सौरे के बारे में भी पता चला। हमने जब सुना तो हमारा प्यार आपके लिए और भी बढ़ गया। हमें कोई मतलब नहीं था आदित्य क्यों गए, कहाँ गए, हम बस आपके हो गए। हमें बस इसी बात की खुशी थी। भगवान जी ने सुन ली थी हमारी, लेकिन फिर आपने हमारा दूसरी बार दिल तोड़ दिया। पहली बार तो हमें बिना मिले बिना जाने ही ठुकरा दिया, और फिर जब हम मिले हम आपकी वाइफ बन चुके थे। हम तो अपने रिश्ते को पूरे मन से निभाना चाहते थे, लेकिन आपने हमें शादी के बाद भी ठुकरा दिया।
हमने क्या गलत किया था जो आपने हमसे बात करना भी ठीक नहीं समझा। सांस जोर से रोने लगी और फ़ोन को अपने छाती से लगाकर रोते हुए बोली, हम तो प्यार करते थे आपसे, लेकिन आपने हमें इतना लो फील करवा दिया कि हम आपसे डरने ही लग गए। आपको दोबारा देखने के लिए 1.5 साल तरसे हम, लेकिन फिर आपसे नज़रें मिलाने तक की हिम्मत नहीं होती थी। कहाँ हम शादी से पहले आपको अपना सब कुछ मान कर बैठे थे और आपने हमें वाइफ मानने से ही मना कर दिया। हमसे बात भी नहीं की कि हम क्या चाहते हैं। हमने कभी अपने दिल की बातें किसी से शेयर नहीं की। हम बस आपसे शेयर करना चाहते थे सब, लेकिन हमें तो कोई हक भी नहीं दिया आपने। हम जितना खुश हो रहे थे शादी से, हमने नहीं सोचा था हमें सब कुछ मिलकर भी कुछ नहीं मिलेगा। हमने आपको अपनी हर दुआ में मांगा था, आप मिले भी, लेकिन झटके से दूर भी हो गए। हमारी शादी की रात जहाँ हमें इतना खुश होना चाहिए था, वहाँ हम रो रहे थे अपने नसीब पर। बहुत बुरी तरह टूटे हम। हमने आपसे उम्मीद नहीं की थी, पता नहीं क्यों, लेकिन आप पर हम बहुत भरोसा करते थे। कभी मिले भी नहीं थे आपसे, फिर भी हमारा दिल कहता था कि आप बहुत अच्छे हो, जैसे हम प्यार करते हैं आप भी करेंगे हमसे। लेकिन आपने हमें बेरुखी दिखाकर खुद से इतना दूर कर दिया। हम नज़रें मिलाने की हिम्मत भी नहीं कर पाते आपसे, आपके करीब आने की हिम्मत भी नहीं कर पाए कभी। नहीं तो हम हमेशा आपके पास रहना चाहते हैं। सांस शायद अब सिद्धार्थ के सामने यह सब बोले या ना बोले, लेकिन उसने आज अपना दिल तो खोल दिया था। उस बेचारी मासूम सी लड़की का मासूम सा दिल टूटा था। उसकी फीलिंग्स भी टूटी हुई थी बहुत बार। सिद्धार्थ ने उसे पहली मुलाकात में ही इतना अनकंफर्टेबल कर दिया था। अब वो चाहकर भी ओपन नहीं हो पा रही थी। सांझ होले ले ले कर रो रही थी। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली, आज आप हमें क्यों सोचने के लिए बोल रहे थे? हम क्या सोचे? हमने तो बहुत पहले से ही सोच रखा था सब। आपने ही हमें मौका नहीं दिया। हम तो आपको अपना सब कुछ मानते हैं, हमारी रूह में बसते हैं आप। हम तो हमेशा से आपकी होना चाहते थे। हम अपना यह रिश्ता मरते दम तक पूरे मन से निभाना चाहते हैं। भले ही आपको हमसे प्यार ना हो, लेकिन हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। जब आप गले लगाते हो ना, दिल करता है सब कुछ बता दे आपको। आपके गले लगते ही हमेशा हमारा सब्र जवाब दे जाता है। हम पिघलने लगते हैं, लेकिन हम अपना दोबारा दिल नहीं तुड़वाना चाहते आपसे। हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अब। लेकिन सच कहे, आपके गले लगकर हमें फील होता है जैसे आप भी हमसे प्यार करते हैं। आप कुछ दिनों से हमसे अलग बिहेव कर रहे हो, जो हमें बेचैन कर रहा है। लेकिन अब हम कोई भी बेवजह उम्मीद अपने दिल में नहीं रखना चाहते। हमारा ही दिल टूटता है बाद में। जब जब हमने आपको लेकर कोई उम्मीद लगाई है, हमारा दिल टूटा है हर बार। हमें बस इतनी खुशी है कि हम आपकी वाइफ है। आप सच में बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम नाराज़ भी हैं आपसे। आपने हमारा दिल तोड़ा है। सांस थोड़ा नॉर्मल हो गई थी, लेकिन बच्चों की तरह शिकायत कर रही थी। सांस का चेहरा पूरा लाल हो गया था, नीली आंखें भी लाल हो गई थी, सूज गई थी। सांझ ने एक बार फिर फ़ोटो देखी और सिद्धार्थ की फ़ोटो को किस कर लिया और आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा दी। आप भले ही हमसे प्यार मत कीजिए, बस आप हमें अपने आसपास रखिए। हम खुश हैं इतने में ही। हम आपकी वाइफ है, अब तो हमारा बच्चा भी है। हम आप दोनों के बिना रहने का सोचना भी नहीं चाहते। जैसे आपने हमें सौरे पर हक दिया, क्या पता धीरे धीरे आप हमें खुद पर भी हक देते। हम आपकी वाइफ बनकर ही रहना चाहते हैं हमेशा। हम कभी आपसे अपना नाम अलग नहीं करना चाहते। हमें नहीं पता आप दिल्ली जाकर हमसे क्या बात करेंगे। हम अब कुछ भी उम्मीद नहीं लगाना चाहते। हम बस इंतज़ार करेंगे आपका। हमारा दिल नहीं लगता अब यहाँ। हमें घर वापस आना है। आप बस लेने आ जाना हमें। सांझ मुस्कुराते मुस्कुराते फिर आंसू बहाने लगी। उसने फिर सिद्धार्थ की फ़ोटो को चूम लिया। फिर उसकी नज़र सौरे पर गई, जो करवट बदल रहा था। सांझ को लगा वो उठ रहा था। वो जल्दी से सोफे से उठकर सौरे की तरफ बेड पर भाग गई और बैठकर उसका सर प्यार से सहलाने लगी। सौरे दोबारा सो गया। सांझ उसके पास ही लेट गई और सौरे को अपने पास कर लिया। वो सौरे का सर प्यार से सहलाने लगी। खुद उसे भी नींद आ रही थी। उसके आंसू आंखों के कोनों से निकलकर तकिया भिगोने लगे। अगली सुबह सांझ का एग्जाम नहीं था, तो वो लेट तक सोती रही। पहले तो काफ़ी रात तक उसे नींद नहीं आई। फिर उसका सर जब भारी होने लगा तो देर सवेर नींद आ गई। 8 बजे के ऊपर टाइम हो रहा था। सांझ के फैमिली ने भी उसे नहीं उठाया। सबको लगा रात को पढ़ाई कर रही होगी,
तो लेट सोई होगी। राघव और संजय जी शॉप पर चले गए। उनका फर्नीचर का बहुत बड़ा शोरूम था। सांझ की फैमिली भी इंदौर में काफ़ी अमीर फैमिलीज में आती थी। उसका घर भी काफ़ी बड़ा था, हाँ, लेकिन सांझ के ससुराल से छोटा था, लेकिन यहाँ के हिसाब से काफ़ी अच्छा था। सांझ अभी तक सो रही थी, लेकिन शौर्य की नींद खुल गई। वो रात को जल्दी सो गया था, तो अब उसकी नींद खुल गई। हमारा प्यारा सा शौर्य अपनी आंखें मलते हुए उठकर बैठ गया और फिर अपने साइड में लेटी सांझ को देखा, जो गहरी नींद में सो रही थी। अब बच्चों को क्या पता, वो तो जब उठते हैं तो सबको उठा देते हैं। उसने सांझ को देखा और उसे कंधे से हिलाते हुए बोला, मम्मा मम्मा उठो। सांझ की नींद खुल गई। बेचारी रात को पहले ही लेट सोई थी, ऊपर से उसके लाडले ने उसे उठा दिया। सांझ ने शौर्य को देखा तो उठकर बैठ गई। शौर्य के बाल ठीक करते हुए अलसाए से चेहरे से बोली, जी बच्चा क्या हुआ? शौर्य क्यूट सा मुँह बनाकर, मम्मा छू लगी है। सांझ ने सुना तो मुस्कुरा दी। उसकी नींद अब खुल गई थी। सांझ ने शौर्य को गोद में उठा लिया और उसकी गाल पर जोर से किस करते हुए उसे लेकर बेड से उठ गई और बाथरूम में ले गई। अब बाथरूम आ गए थे तो सांझ ने शौर्य को बातों में लगाकर उसे नहला भी दिया। फिर उसे बाहर ले आई और बेड पर उतार कर उसके कपड़े ले आई। शौर्य मस्ती कर रहा था। सांझ ने उसे तैयार किया, फिर उसकी गाल पर किस करके बोली, शौर्य नीचे नानी के पास जाओ, हम आते हैं। आप नानी से जूस लेकर पी लेना, फिर मम्मा आपको यमी सैंडविच बनाकर खिलाएंगे। शौर्य चहकते हुए, ओके मम्मा। सांझ ने उसे बेड से उतार दिया, फिर उसे हाथ पकड़कर बाहर सीढ़ियों तक छोड़ आई। शौर्य धीरे धीरे उतरकर नीचे आ गया। सांझ उसे तब तक देखती रही जब तक वो पूरी सीढ़ियाँ नीचे नहीं उतरा। उसके जाने के बाद सांझ रूम में आ गई, खुद भी बाथरूम में चली गई। वही सिद्धार्थ भी सारी रात वर्क प्लेस पर रहा, जो अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहा था। उसने मॉर्निंग शिफ्ट के लिए टीम चेंज कर ली। जो टीम रात को काम कर रही थी वो अब सारा दिन रेस्ट पर थी और नई टीम आई। फिर यह वाली टीम शाम को चली जाएगी, जो नाइट शिफ्ट वाली टीम वापस रात को काम करेगी। सिद्धार्थ को कोई रेस्ट नहीं थी, काम में उसे नींद भी नहीं आई। वो सुबह 5 बजे घर आ गया और सीधा अपने रूम में जाकर सो गया। बहुत थक गया था बेचारा। 8 बजे का अलार्म लगाकर वो सो गया। जब 8 बजे अलार्म बजा तो उठकर बाथरूम में चला गया। बस 3 घंटे की नींद ही ली थी उसने। 9 बजे उसे फिर काम स्टार्ट करना था। थोड़ी देर में वो फ्रेश होकर आ गया और क्लोजेट रूम में गया। वहाँ उसने अपने कपड़े लिए और बाहर आने लगा तो उसका ध्यान सांझ के कपड़ों के सेक्शन पर गया। बिखरे हुए थे काफ़ी कपड़े। सांझ ने जाते टाइम पैकिंग की थी, तब उसके काफ़ी कपड़े इधर उधर हो गए थे। सिद्धार्थ देखकर मुस्कुरा दिया। उसने अपने हाथ में पकड़े कपड़े काउंटर पर रखे और सांझ के कपड़े सही करके रखने लगा और बोला, मेरी बीवी हर चीज़ में परफेक्ट है, बट पता नहीं वो अपने कपड़े और मेकअप क्यों नहीं सही से रखती। कहीं मेरी बीमारी का फ़ायदा तो नहीं उठा रही। सिद्धार्थ सांझ के कपड़े सही करते हुए बोल रहा था, फिर अपनी ही बात पर हंस दिया और बोला, नहीं नहीं, ऐसी नहीं है वो, गोल्डन हार्ट है उनका। सांझ, आई रियली मिसिंग यू। यह रूम अच्छा ही नहीं लग रहा आपके बिना। रूम क्या, ज़िंदगी ही नहीं अच्छी लग रही। ऐसा लग रहा है नशेड़ी घूम रहा हूँ मैं। सिद्धार्थ फिर अपनी बात पर हंस दिया और गहरी सांस लेकर बोला, क्या कर रहा हूँ मैं? अकेले में ही बातें कर रहा हूँ। पागल तो नहीं हो गया मैं? अकेले में कब से बातें करने लग गया। सिट, बीबी के प्यार में पागल ही हो जाऊँ मैं। बी प्रैक्टिकल सिट, दिमाग ठिकाने पे रख अपना। सिद्धार्थ को अपनी हरकतें ही अजीब लगने लगी। उसने जल्दी से सब सेट किया, फिर अपने कपड़े लेकर चेंज कर लिए। रूम से बाहर आकर तैयार होने लगा। लाइट ब्लू शर्ट और टैन कलर की पैंट पहनकर वो नॉर्मल सा रेडी हो गया। उसने प्रॉपर अपना सूट नहीं पहना। वो वर्क लोकेशन पर जा रहा था, आज ऑफिस नहीं जाना था, इसलिए उसने कैजुअल ही पहन लिया। बहुत हैंडसम लग रहा था, बिल्कुल परफेक्ट बॉडी, ऊपर से लंबी 6 फुट हाइट, बस कह ही था बंदा। सिद्धार्थ ने रेडी होकर लास्ट में अपने परफ्यूम छिड़का और फिर फ़ोन उठा लिया। सिद्धार्थ ने फ़ोन देखा, फिर उसका मन हुआ वो सांझ को कॉल करे। सिद्धार्थ ने फ़ोन का लॉक भी खोल लिया, लेकिन फिर हाथ रुक गए और 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करके गहरी सांस ली और बोला, जस्ट 13 डेज लेफ्ट, फिर लाइफ टाइम नज़रों से दूर नहीं करूँगा। जहाँ भी जाएंगी मेरे साथ जाएंगी, थोड़े दिन हैं, निकाल इसे। सिद्धार्थ का मन तो इतना हो रहा था सांझ से बात करने का, वो बता नहीं सकता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। सिद्धार्थ ने अपना फ़ोन बंद करके जेब में डाला और रूम से बाहर आ गया।
वो नीचे आया तो वनराज जी और जानवी जी बैठे हुए थे नीचे। वनराज जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। जानवी जी बाहर सर्वेंट से गार्डन साफ करवा कर अभी आई थी अंदर। सिद्धार्थ नीचे आया और बोला, गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग मॉम। दोनों सिद्धार्थ को देखने लगे। जानवी जी बोली, गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। तुम कब आए? सिद्धार्थ, बस मॉम सुबह ही आया। प्लीज़ ब्रेकफास्ट लगवा दीजिए, मुझे निकलना है। जानवी जी ने सुना तो बोली, वो तो रेडी है लेकिन तुम रेस्ट तो करो। सिद्धार्थ बोला, मॉम मुझे कौन सा पत्थर उठाने हैं जाकर, रेस्ट ही है। प्लीज़ चलिए, आइए डैड। वनराज जी सिद्धार्थ को देख रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तीनों डाइनिंग टेबल पर आ गए। सर्वेंट खाना लगाकर चले गए। सिद्धार्थ चुपचाप खाने लगा। वनराज जी सिद्धार्थ को देखकर बोले, सिद्धार्थ तुम कल अपने ससुराल गए थे, बता देते हम भी चलते तुम्हारे साथ। सिद्धार्थ खा रहा था, उसको हल्का सा धक्का लग गया। सिद्धार्थ ने जल्दी खुद को नॉर्मल किया और वनराज जी को देखने लगा। वनराज जी खाते हुए बोले, कल तुम्हारे ससुर का फ़ोन आया था, मुझे बता रहे थे उनका दामाद घर आया था, बहुत खुश था तुम्हारा ससुर। जानवी जी को हंसी आने लगी। वनराज जी भी बस चिढ़ा रहे थे सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ भी समझ गया। वो थोड़ा घूर कर बोला, डैड मेरे ससुर होने से पहले आपके दोस्त है वो, तो नाम लीजिए उनका। जानवी जी को तो बहुत हंसी आ रही थी। वनराज जी भी अपनी हंसी छुपाते हुए सिद्धार्थ से बोले, ठीक है बेटा, नाम ले लूँगा मैं। तुम यह बताओ तुम क्यों गए थे? परसों ही तेरी पत्नी और बेटा गए हैं, तुम अगले ही दिन पहुंच गए उनसे मिलने, ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? सिद्धार्थ घूरकर अपने मॉम डैड को देखने लगा। वो समझ गया था कि दोनों अब छेड़ रहे हैं उसे। सिद्धार्थ ने फिर इग्नोर किया और ब्रेकफास्ट की तरफ ध्यान देते हुए बोला, मैं अपने बेटे से मिलने गया था, अब इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं अपने बच्चे के लिए कहीं भी जा सकता हूँ। वनराज जी और जानवी जी एक दूसरे को देखने लगे। अब जानवी जी बोली, लेकिन सिद्धार्थ पहली बार तो नहीं है जब तुम सौरे से दूर गए हो, कई बार तो तुम 10-10 दिन नहीं मिल पाते थे उससे, तुम इंडिया से भी बाहर जाते हो। सिद्धार्थ ने अपने हाथ में पकड़ा कांटा छुरी प्लेट में रख दिया। अब सिद्धार्थ तो सिद्धार्थ था। अगर उसके माँ बाप उसकी फिरकी ले रहे थे तो सिद्धार्थ भी अब सीधा हो गया और बड़े आराम से दोनों को देखकर बोला, क्या सुनना चाहते हो आप दोनों? वनराज जी और जानवी जी पहले तो हड़बड़ा गए, फिर वनराज जी थोड़ा नॉर्मल होकर पूरे कॉन्फिडेंस में बोले, नहीं बस वैसे ही पूछ रहे थे, अगर इंदौर जाना ही था तो हमें भी ले चलते। सिद्धार्थ अब अपने मूड में आ गया था। वो वनराज जी से बोला, क्यों डैड, आपको क्यों जाना है? आपकी बीवी तो आपके पास बैठी है, मैं तो वहाँ अपनी बीवी के लिए गया था। सिद्धार्थ की बात सुनकर वनराज जी और जानवी जी हैरानी से देखने लगे। फिर दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। सिद्धार्थ ने उनको मुस्कुराते हुए देखा, फिर वापस अपना ब्रेकफास्ट करने लगा और बड़े आराम से बोला, अब खुश है मुझसे सच उगलवा कर, तो ब्रेकफास्ट कर लीजिए। आपको जो सुनना था बोल दिया मैंने। आपकी बहू से मिलने गया था मैं अपने ससुराल, इतना ठीक है? या एक्सप्लेन करूं मैं वहां कैसे मिलकर आया, क्या क्या करके आया? सिद्धार्थ की बात सुनकर वनराज जी और जानवी जी हड़बड़ा गए। वनराज जी जल्दी से बोले, ओए बस बस, हमें कुछ नहीं जानना। सिद्धार्थ अपने डैड को देखकर टोंट वाली टोन में, अच्छा डैड कुछ नहीं जानना, अभी तो आप और मॉम टीम बनाकर मेरे पीछे पड़े हुए थे। अब मैं बता रहा हूँ ना, तो सुन लीजिए, खाते खाते खाना जल्दी हजम होगा। वनराज जी बेचारे चुप से हो गए। अब सिद्धार्थ तो बेशरम सा हो गया था, लेकिन वनराज जी को शर्म आने लगी। जानवी जी तो टॉपिक से खिसक ही गई। वनराज जी चुपचाप खाने पर ध्यान देने लगे। सिद्धार्थ अपने मॉम डैड को बड़े गौर से देखने लगा। दोनों ने नज़रें भी नहीं उठाई और जल्दी जल्दी खाने लगे। सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आ गई और बोला, रिलैक्स मॉम डैड, आप मुझे परेशान कर रहे थे, मैंने आपको कर दिया, थोड़ा सा आराम से खाइए। दोनों सिद्धार्थ को देखने लगे और मुस्कुरा दिए। वनराज जी ने सिद्धार्थ की पीठ थपथपा दी और बोले, शाबाश बेटे, हम बहुत खुश हैं जो तुम अपनी शादी को लेकर सीरियस हो रहे हो। सिद्धार्थ उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया। फिर उसे कुछ याद आया और बोला, थैंक्स। वैसे डैड, आदित्य से बात हुई किसी की? मैंने 1-2 बार कॉल किया, उसका बंद था फ़ोन। आदित्य का नाम सुनकर दोनों सीरियस हो गए। जानवी जी इमोशनल सा होने लगी तो वनराज जी के चेहरे पर गुस्सा आ गया और बोले, हम क्यों करेंगे बात, मेरा अब उससे कोई रिश्ता नहीं, उसे यूएस में सेटल होना है तो वहीं रहे, अब मेरे इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं। जानवी जी सिद्धार्थ की तरफ देखने लगी। सिद्धार्थ ने भी एक नज़र अपने मॉम को देखा, फिर वनराज जी से बोला, डैड फॉरगेट ऑल दैट,
बच्चा है वो, हम सब जानते हैं ना उसके नेचर को, वो चीज़ों को सीरियस नहीं लेता इतना, लेकिन है तो हमारा ही ना। पहले मुझे भी गुस्सा था उस पर, लेकिन अब मैं भूल गया हूँ वो सब। मैं चाहता हूँ वो आए, उसे बहुत चीज़ें समझानी है हम सबको मिलकर। अब कोई भी उस पर गुस्सा नहीं करेगा, बस समझाना हमारा फर्ज है, वो हम करेंगे। प्लीज़ अगर कर सकते हो उसे कनेक्ट कीजिए और वापस आने का बोलिए। मैं थोड़े दिन बिजी हूँ, नहीं तो मैं खुद उसके पास जाता, उसे लेकर आता। सिद्धार्थ की बात सुनकर वनराज जी के चेहरे का गुस्सा भी थोड़ा शांत हो गया। जाह्नवी जी भी आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा दी। आदित्य भी उसका बच्चा था। बच्चा चाहे जैसी भी गलती कर दे, माँ का दिल तो कभी नफरत नहीं करता अपने बच्चों से। सिद्धार्थ की बात सुनकर उनके दिल को ठंडक सी आ गई। सिद्धार्थ अपनी मॉम को देखकर आंखों से शांत रहने को बोला। वनराज जी बोले, लेकिन सांझ जब आदित्य सिद्धार्थ उनकी बात बीच में काटकर आराम से बोला, डैड सांझ इस चीज़ से बिल्कुल बाहर है। सांझ के लिए आदित्य अब उनका ब्रदर इन लॉ है। वो बहुत क्लियर है अपने रिश्ते को लेकर, और मैं सच बता दूँ, सांझ की वजह से ही मैं यह बात बोल रहा हूँ। मुझे भी उन्होंने ही यह बात रियलाइज़ करवाई है। आदित्य उनके सामने आ भी गए, सांझ को फ़र्क नहीं पड़ेगा और मुझे भी नहीं। और प्लीज़ जब आदित्य वापस आए, मैं नहीं चाहता वो बातें हम दोबारा रिपीट करें। कोई शादी वाली बात नहीं छेड़ेगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी वाइफ अनकम्फर्टेबल हो, उनका नेचर आप जानते हो, वो बोलेगी नहीं किसी को, लेकिन वो अनकम्फर्टेबल हो जाएगी। वनराज जी और जाह्नवी जी दोनों सिद्धार्थ को देखने लगे। सिद्धार्थ ने बहुत क्लियर अपनी बात रख दी। वनराज जी मुस्कुराकर बोले, ठीक है, तुम जो कह रहे हो वो ठीक है। जो बीत गया सो बीत गया। वैसे भी सांस की शादी जिससे होनी चाहिए थी उसके साथ हुई है। हम सब तो अब बहुत खुश है तुम दोनों को लेकर। सिद्धार्थ हल्का मुस्कुरा दिया और बोला, थैंक्स डैड। वनराज जी और जाह्नवी जी भी मुस्कुरा दी। फिर तीनों खाने में कंसंट्रेट करने लग गए और साथ में थोड़ी बहुत बातें भी कर रहे थे। खाना खाने के बाद वो उठकर हॉल में आ गए। सिद्धार्थ उनसे बोले, मॉम आज शायद मैं घर नहीं आ पाऊँ, कुछ ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना, मैं निखिल अपने असिस्टेंट को भेज दूँगा। ध्यान रखिए आप दोनों अपना, कल सुबह ब्रेकफास्ट पर मिलूँगा आपसे। जाह्नवी जी मुस्कुराकर, ठीक है, लेकिन खाना टाइम से खा लेना, ऐसे ही काम मत करते रहना, ध्यान रखना तुम भी। सिद्धार्थ ने सर हिला दिया। फिर जाह्नवी जी और वनराज जी के पैर छूकर वो घर से बाहर चला गया। वनराज जी और जाह्नवी जी बहुत खुश थे। सिद्धार्थ थोड़ा बदला बदला सा था, उसका यह बदलाव बहुत अच्छा था। आज काफ़ी दिनों बाद सिद्धार्थ ने अपने मॉम डैड से मजाक किया, उनसे खुलकर बातें की, और सबसे ज़रूरी बात, वो अब अपनी शादी में खुश है। माँ बाप को तो बस इतना ही चाहिए होता है, उनके बच्चे बड़े होने के बाद उनसे कोई सलाह करे, उन्हें कुछ समझाए या फिर हमसे समझे। यह छोटी छोटी चीज़ें घर में हमेशा प्यार और शांति बनाए रखती है। वैसे सिद्धार्थ इतना शांत नहीं था, वो हाइपर जल्दी हो जाता था, लेकिन आज जो सिद्धार्थ था वो बिल्कुल ही अलग था। शायद यह शांति और सब्र उसमें सांझ की वजह से आया था। सांझ के नेचर ने सिद्धार्थ को शांत रहना सिखा दिया। लड़की के लाइफ में आने से एक लड़की की लाइफ बहुत मैटर करती है। शादी के बाद एक लड़का अपनी फैमिली के साथ कैसे ट्रीट करता है, यह उसकी वाइफ के नेचर पर भी डिपेंड करता है। सांझ ने सिद्धार्थ को कल बहुत बार कहा कि वो घर जाए माँ पापा के पास। सिद्धार्थ वैसे आने नहीं वाला, वो ऑफिस जाकर भी रेडी हो सकता था। ऑफिस उसकी वर्क प्लेस से ज़्यादा पास था, लेकिन सिद्धार्थ फिर भी घर आया और अपने माँ बाप के साथ बैठकर खाना खाया, फिर ऑफिस गया। अगर बीवी बच्चे के लिए वो इतनी दूर जा सकता है तो अपने माँ बाप के लिए भी उसने थोड़ा सा ही सही लेकिन टाइम निकाला। यह असली मर्द की डेफिनेशन होती है, वही जिसे हर चीज़ बैलेंस करनी आती हो। देखते ही देखते ये 10-12 दिन निकल गए। बाकी सब के लिए तो यह दिन नॉर्मल ही होंगे, लेकिन हमारे लव बर्ड्स के लिए बहुत मुश्किल थे। सिद्धार्थ को सांझ की याद न आए, वो खुद को काम में बिजी रखता। सांझ भी पढ़ाई और शौर्य में बिजी रहती। सिद्धार्थ दिन में एक बार कॉल करता और सिर्फ शौर्य से बात करते ही फ़ोन रख देता। सांझ भी बस सिद्धार्थ की आवाज़ सुनती, लेकिन कैमरे के सामने नहीं आती। दोनों का मन तो बहुत था एक दूसरे को देखने का और बात करने का, लेकिन फिर अपने आप को समझा लेते। सांझ के एग्ज़ाम भी ठीक जा रहे थे। शौर्य का अपने नानू के घर में बहुत दिल लग गया था। सब उसे इतना प्यार दे रहे थे कि उसका मन कैसे नहीं लगता। सांझ जब एग्ज़ाम देने जाती, शौर्य बिल्कुल परेशान नहीं होता। सारा दिन कोई न कोई उसके साथ खेलता रहता। संजीव जी भी उसे घुमाने बाहर ले जाते। कभी उसे पूनम जी भी अपने साथ मार्केट ले जाती। सांझ के घर से
ज़्यादा दूर नहीं थी मार्केट। उनका घर सिटी में था तो वो मार्केट जाते रहते थे। सौर्य तो बहुत एंजॉय कर रहा था। जब वो सिद्धार्थ या अपने दादा दादी से बात करता तो सब कुछ बताता, उसने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ घूमे घूमे गया। बच्चे से तो वैसे ही घर की रौनक होती है। सांझ के घर वाले को सांझ से ज़्यादा तो सौर्य के आने की खुशी हो रही थी। सांझ भी थोड़ा टेंशन फ्री होकर थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी। बाकी सब उसके बेटे को संभालते रहते, लेकिन उसके दिमाग में सिद्धार्थ की कई बातें घूमती रहती। वो जितना भी झुठला ले, लेकिन सांझ के दिल में उम्मीद जगने लगी थी कि शायद सिद्धार्थ भी उसको अब प्यार करने लगा। यह सोच सोच कर सांझ का यहाँ रहना मुश्किल होता जा रहा था। एग्ज़ाम भी वो मजबूरी में ही दे रही थी। ऐसा लगता है सारा ध्यान तो उसका सिद्धार्थ पर रहता, लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा था कि कहीं उसका सोचा गलत न निकले। उसका तो फिर दिल टूट जाएगा। कल सांझ का आखिरी एग्ज़ाम था। आज उसे छुट्टी थी और घर में तैयारियां चल रही थी, क्योंकि आज उनके घर का इकलौता जमाई राजा सिद्धार्थ बाबू आ रहे थे अपने बीबी और बच्चे को लेने। सांझ का दिल ऐसे बाहर आने को हो रहा था कि पूछो ही मत। उसके तो ज़मीन पर पैर नहीं लग रहे थे। बड़ी मुश्किल से उसने यह दिन निकाले थे। सिद्धार्थ से बात किए बिना वो इतने दिन कैसे रह ली थी, वही जानती थी। सिद्धार्थ शाम को आने वाला था। राघव उसे एयरपोर्ट पिक करने वाला था। राघव के साथ सौर्य भी जाने वाला था एयरपोर्ट। साज की माँ और भाभी साथ में किचन में लगी हुई थी। रात को डिनर में क्या बनना है उसकी तैयारी कर रही थी। साज ने सिद्धार्थ की पसंद की सारी चीज़ें बता दी। पूनम जी बना रही थी सब कुछ। साज से यह कुछ घंटे का टाइम ही नहीं निकल रहा था। 3 बजे के आसपास साज सौर्य को रेडी करने ऊपर ले आई। 3:30 बजे राघव निकल रहा था सिद्धार्थ को लेने। 4:30 बजे के आसपास सिद्धार्थ की फ्लैट इंदौर आ जाएगी। सांझ ने सौर्य को तैयार कर दिया। फिर उसे नीचे बैठकर बूट पहनाते हुए बोली, सौर्य, पापा से मिलकर पहले उनके पैर छूना। इतने दिनों बाद पापा से मिलेंगे तो ब्लेसिंग लेना। सौर्य मासूम सा मुंह बनाकर, ओके मम्मा, मैं पापा को हग्गी भी करूँगा। आई मिस माय पापा। सांझ मुस्कुरा दी। फिर उसके सर पर हाथ फेर कर बोली, हाँ बच्चा, हम कल पापा के साथ घर वापस चले जाएंगे। फिर हम कभी इतने दिनों के लिए उनसे दूर नहीं जाएंगे। सौर्य चहकने लगा, लेकिन फिर कुछ याद आया तो क्यूट सा मुंह बनाकर बोला, लेकिन मम्मा, हम नानू का घर भी लेकर चलते हैं। मुझे नानू नानी मामा मामू के साथ भी खेलना है। हम सब पापा के साथ जाएंगे। सौर्य की बात से सांझ हल्का सा हंसती और उसका चेहरा हाथ में लेकर उसकी दोनों गाल पर किस कर दिया और बोली, हमारा प्यारा बच्चा राजे, हम नानू का घर साथ लेकर नहीं जा सकते, लेकिन आपका जब भी मन हुआ यहाँ आने का, हम और आपके पापा आपको लेकर आ जाया करेंगे यहाँ। सांझ की बात सुनकर सौर्य चहकते हुए बोला, सच्ची मम्मा? सांझ ने हंसते हुए हाँ में सर हिला दी। सौर्य जल्दी से सांझ के गले में छोटी छोटी बाहें लपेटकर उसकी गाल पर किस करके बोला, थैंक यू मम्मा, आई लव यू। सांझ ने सौर्य को गोद में उठा लिया और उसकी भी गाल पर किस करके उसे बाहर ले जाते हुए बोली, आई लव यू टू हमारा बच्चा। चलिए मामू के साथ जाइए अब और पापा को लेकर आइए। सौर्य खुश हो गया। सांझ सौर्य को लेकर नीचे आ गई। राघव भी तैयार था। संजय जी भी वहीं थे। राघव ने कहा, हो गया हमारा हीरो तैयार, चले फिर। सौर्य जल्दी से सांझ की गोद से उतरा और राघव की उंगली पकड़ ली। सांझ हंसने लगी और फिर बोली, सौर्य, ध्यान रखना अपना, और भैया इनका हाथ पकड़ के रखिएगा, भाग जाएंगे नहीं तो इधर उधर। राघव हल्का सा हंस दिया और फिर सौर्य को गोद में उठाकर बोला, ठीक है। संजय जी राघव से बोले, राघव अब बातों में टाइम वेस्ट मत करो, सिद्धार्थ तुमसे पहले ना आ जाए। तुम वेट करो जाकर, सिद्धार्थ को तुम्हारा वेट न करना पड़े, अच्छा नहीं लगेगा। संजय जी की बात सुनकर राघव और सांझ एक दूसरे को देखने लगे, फिर हंस दिए। राघव ने हंसते हुए सर हिला दिया और बाहर जाने लगा। सौर्य राघव की गोद में बैठा सबको खुशी से हाथ हिलाने लगा और बोला, बाय मम्मा, बाय नानू। सांझ ने उसे फ्लाइंग किस कर दी और बाय करने लगी। राघव सौर्य को लेकर बाहर चला गया। हॉल में अब सांझ और उसके पापा थे। संजय जी सांझ से बोले, छुटकी, मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ चाहिए तो नहीं? ज़रूरत का सारा सामान है ना? ऐसा ना हो सिद्धार्थ के आने पर तुमको सब याद आए, हम गुस्सा करेंगे फिर। सांझ हल्का सा हंसकर, नहीं पापा, सब मैं और मम्मा जाकर ले आए थे मार्केट से। संजय जी, ठीक है, लेकिन फिर कुछ चाहिए हो तो हमें फ़ोन करके बता देना। सांझ ने हाँ में सर हिला दिया। संजय जी बाहर मार्केट की तरफ चले गए। सांझ एक बार किचन में सब देखने चली गई। वहाँ उसकी माँ सर्वेंट के साथ मिलकर कुछ बना रही थी। सांझ अंदर आई तो पूनम जी बोली, सांझ तुम क्या घूम रही हो, तैयार हो जाओ जाकर।
सिद्धार्थ आ रहा है, तुम ऐसे ही जाओगी उसके सामने? क्या सोचेगा वो, हम अपनी बेटी को ऐसे रख रहे हैं? कपड़े कैसे गंदे कर लिए तुमने? सांझ ने भोला सा मुंह बनाकर खुद को देखा। वो आज बेचारी सारा दिन अपने रूम को अच्छे से साफ करने में लगी रही। उसे पता था उसके पति को सफाई बहुत पसंद है। वैसे तो उसका रूम साफ था, फिर भी अपनी तसल्ली के लिए उसने खुद एक बार अपना रूम अच्छे से साफ किया। उसने रूम के बेडशीट बदले, कर्टन्स बदले, सब चीज़ नई बिछाई हुई थी। उसका पति आज रात यहीं रुकने वाला था और लड़कियों को वैसे भी ऑब्सेशन होता है, कहीं उनका पति उनके मायके में कोई गलती न निकाल दे। वैसे तो सिद्धार्थ ऐसा नहीं था, उसे अपनी बीवी से फुर्सत मिलेगी तो बाकी चीज़ें देखेगा। इतने दिनों बाद वो मिलेगा अपनी वाइफ को, वो तो उसी खुशी में कुछ और सोच ही नहीं पाएगा। सांझ वाइट कलर का सिंपल सा कुर्ती और प्लाजो में थी, जो थोड़ा गंदा हो गया था सब सफाई करने में। ऊपर से फिर सौरे के साथ नीचे बैठकर खेल भी रही थी। वाइट कलर तो वैसे भी गंदा हो जाता है जल्दी। सांझ को भी याद आया तो फिर भोला सा मुँह बनाकर बोली, हम जा ही रहे थे तैयार होने, बस देखने आ गए। पूनम जी बोली, यहाँ सब तैयार हो रहा है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, खाने की चिंता मत करो, वो मैं कर लूँगी। सांझ मुस्कुरा दी और हाँ में सर हिलाकर फिर अपने रूम की तरफ भाग गई। सांझ ने ऊपर आकर एक नज़र अपने रूम को देखा तो मुस्कुरा दी, फिर अपने पहनने के लिए कपड़े देखने लगी। सांझ को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। पति के लिए तैयार होना था उसे। इतने दिनों बाद उसके सामने जाएगी तो खूबसूरत दिखना तो बनता है। बहुत देखने के बाद उसे एक ड्रेस पसंद आ गई और लेकर बाथरूम में चली गई। वहीं दूसरी तरफ 4:15 बजे तक राघव शौर्य को लेकर एयरपोर्ट आ गया। कार पार्किंग में लगाकर राघव शौर्य को गोद में उठाए वेटिंग एरिया में आ गया। शौर्य टुकुर टुकुर सब जगह देख रहा था। राघव ने उसे देखा, फिर गाल हल्की सी पिंच करके बोला, शौर्य कुछ खाना है, भूख तो नहीं लगी? शौर्य राघव को देखकर मुस्कुराते हुए मासूमियत से सर हिलाने लगा। राघव ने टाइम देखा तो अभी सिद्धार्थ की फ्लैट आने में थोड़ा सा टाइम था। राघव शौर्य को लेकर खाने पीने के स्लॉट की तरफ चला गया। वहाँ उसने चिप्स का पैकेट लिया और उसे खोलकर शौर्य के हाथ में पकड़ा दिया। शौर्य राघव की गोद में मज़े से चिप्स खाने लगा और फिर राघव वहीं वेटिंग एरिया में आकर खड़ा हो गया। वो उसी गेट के सामने खड़ा रहा जहाँ से सिद्धार्थ आने वाला था। 10 मिनट हो गए। शौर्य खाते हुए बोला, मामू मेरे पापा कहाँ हैं, कब आएंगे वो? राघव ने उसे देखा तो बोला, बस बेटे 5 मिनट तक आ जाएंगे। शौर्य खुश हो गया। राघव उसकी खुशी देखकर मुस्कुरा दिया, फिर वो सामने देखने लगा। यहीं कोई 4-5 मिनट बाद राघव और शौर्य के चेहरे की स्माइल बड़ी हो गई। सामने सिद्धार्थ आ रहा था। कैजुअल सी लुक थी, स्काई ब्लू शर्ट और ब्लू पैंट, आंखों पर काला चश्मा। बाय गॉड क्या हैंडसम लग रहा था बंदा। सिद्धार्थ ने अपना छोटा सा सूटकेस एक हाथ से पकड़ा हुआ था, एक हाथ जेब में डाले बड़े स्टाइल से एयरपोर्ट से बाहर आया। शौर्य सिद्धार्थ को देखकर चहक उठा और राघव की गोद से उतरने के लिए मचल उठा। सिद्धार्थ की नज़र भी उन पर पड़ गई। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वहाँ एयरपोर्ट पर बहुत लड़कियों की नज़र उसकी तरफ जा रही थी, पर बंदे का ध्यान बस अपने बेटे पर ही रहा। राघव ने शौर्य को नीचे उतार दिया तो शौर्य चहकते हुए अपने नन्हे नन्हे कदमों से अपने पापा की तरफ भाग गया। राघव भी मुस्कुराकर धीरे धीरे उसके पीछे चल दिया। सिद्धार्थ ने शौर्य को अपनी तरफ आते देखा तो अपना सूटकेस उसने छोड़ दिया और शौर्य की तरफ अपनी बाहें हल्की सी फैला दी और अपने पंजे के बल बैठ गया। शौर्य भागता हुआ आया और सिद्धार्थ के गले लग गया। सिद्धार्थ ने भी उसे पकड़ लिया। वहाँ गुजरते हुए लोग उनको देखकर मुस्कुरा रहे थे। शौर्य खुश होकर बोला, पापा। सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल भरी हो गई और फिर शौर्य को खुद से अलग करके उसने उसकी दोनों गाल पर किस कर दिया और बोला, कैसा है मेरा बच्चा? शौर्य खुश होकर, मैं अच्छा हूँ पापा, आई मिस यू पापा। शौर्य की बात सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया। आई मिस यू और आई लव यू शौर्य का फेवरेट वर्ड था। शौर्य को इंग्लिश के अभी ज़्यादा वर्ड्स नहीं आते थे, 4-5 आते, वही रिपीट करता रहता था। अभी वो यूकेजी में था तो इतना याद नहीं रहता था सब। सिद्धार्थ ने उसका माथा चूमकर फिर उसे गोद में उठा लिया, उसे लेकर खड़ा हो गया। सामने राघव था। सिद्धार्थ और राघव दोनों ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया। फिर सिद्धार्थ ने हल्के से राघव के पैर छूने चाहे तो राघव ने हंसते हुए रोक दिया और हल्का सा गले लगाकर पीठ थपथपा दी। शौर्य को भी सांझ की कई बात याद आई। वही राघव बोला, कैसे हो सीट? सिद्धार्थ मुस्कुराकर, बढ़िया भाई, आप कैसे हैं? राघव कुछ कहता उससे पहले ही शौर्य सिद्धार्थ से बोला, पापा मुझे नीचे उतारो। सिद्धार्थ और राघव दोनों शौर्य को देखने लगे। सिद्धार्थ ने फिर उसे नीचे उतार दिया। सांझ ने जैसे उसे पैर छूना सिखाया था, शौर्य ने वैसा ही किया। उसने बड़ी मासूमियत से नीचे बैठकर
पहले अपने चिप्स का पैकेट नीचे ज़मीन पर रखा, फिर सिद्धार्थ के दोनों पैर छू लिए और आंखें बंद करके अपने माथे पर लगा लिए। वो इतना प्यारा लग रहा था कि क्या ही कहे, किसी का भी दिन बना दे उसका यह प्यारा सा जेस्चर। सिद्धार्थ और राघव पहले हैरान हुए, फिर एक दूसरे को देखने लगे। सॉरी वैसे बड़ों के पैर छूता था, लेकिन सिद्धार्थ के आज पहली बार छुए थे तो सिद्धार्थ के लिए शॉकिंग था और बहुत ही प्यारा जेस्चर भी। सिद्धार्थ के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और झुककर उसने सॉरी को वापस गोद में उठा लिया और गले से लगा लिया। राघव ने भी मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेर दिए। सिद्धार्थ ने सॉरी की गाल हल्की सी खींचकर कहा, सॉरी यह क्या था, आपने मेरे पैर क्यों छुए? सॉरी बड़ी मासूमियत से कहा, पापा मम्मा ने कहा था कि पापा का पैर छूना। सॉरी की बात सुनकर सिद्धार्थ की आत्मा ही तृप्त हो गई। यह लड़की एक मौका नहीं जाने देती थी सिद्धार्थ का दिल जीतने का। पहले ही यह इतने दिन पता नहीं कैसे निकाले उसके बिना, अब यह आधा पौन घंटा निकालना और भी मुश्किल कर रही थी। सिद्धार्थ ने सॉरी की गाल पर हल्का सा किस कर दिया, फिर राघव को देखकर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, भाई आपकी बहन कोई मौका नहीं छोड़ती ना दिल जीतने का। राघव सिद्धार्थ की बात पर हंस दिया और बोला, सिड माना तेरी वाइफ है मेरी बहन, बट मेरे सामने तो ऐसी बातें मत कर, अजीब लगता है यार। सिद्धार्थ हंस दिया, फिर राघव भी। दोनों फिर एयरपोर्ट से बाहर आ गए। सिद्धार्थ ने सॉरी को उठाया हुआ था, राघव ने सिद्धार्थ का सूटकेस पकड़ा हुआ था। राघव ड्राइविंग सीट पर आ गया, सिद्धार्थ उसके पास बैठ गया और सॉरी पीछे की सीट पर बैठा अपने चिप्स खाने लगा। बच्चों का थोड़े टाइम का सेलिब्रेशन होता है, फिर अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। राघव ने कार स्टार्ट की और घर की ओर मोड़ दी। दोनों बातें करते हुए घर की तरफ जा रहे थे। सिद्धार्थ ऊपर से नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन अंदर से वो कितना उतावला हो रहा था यह वही जानता था। दिल की हालत खराब थी, रास्ता खत्म होने को नहीं आ रहा था। राघव भी ज़्यादा बातें कर रहा था। सिद्धार्थ का ध्यान तो सांस पर था कि कब वो घर पहुँचेंगे, कब वो अपनी जान को देखेगा। अगर आप लोगों को इस कहानी के आगे का पार्ट्स देखना है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।